हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं महक खान। आज जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रभाषा हिंदी। इसमें हम हिंदी के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा किस तरीके से बनाया गया। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखिए, सबसे हम पहले देख लेते हैं कि भाषा के प्रकार मेजरली कितने टाइप्स में हमने डिवाइड कर रखे हैं। तो सबसे पहले होती है राष्ट्रभाषा, जो पूरे के पूरे राष्ट्र स्तर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और इसी टॉपिक के बारे में हम अपनी आगे वीडियो में देखेंगे। देन आती है संपर्क भाषा। इसके बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से संपर्क भाषा का इस्तेमाल करके दो ऐसे व्यक्ति जिनकी मातृभाषा अलग है वो संपर्क भाषा के थ्रू अपना संपर्क स्थापित करते हैं। राज्य भाषा, जो राज्य स्तर पे बोली जाती है, और राजभाषा, इस टॉपिक के ऊपर मैं इससे प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। राजभाषा बेसिकली वो भाषा होती है जो हम अपने ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। तो आज जो हमें मेजरली टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है राष्ट्रभाषा का। अब हम सबसे पहले राष्ट्रभाषा का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एक्चुअल में राष्ट्रभाषा होती क्या है। पूरी दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश के अंदर भी भाषाओं की कमी नहीं है। शुरुआत से ही भारत में विभिन्न संस्कृतियों के फलने फूलने की वजह से अनेक भाषाओं के उत्पन्न होने की संभावना भी ज़्यादा हो गई है, और इसलिए यहाँ पर अनगिनत भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप सभी ये चीज़ ऑलरेडी जानते होंगे कि भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। कई तो ऐसे भी राज्य हैं, देखिए हर एक राज्य की अपनी एक अलग लैंग्वेज है जो उसकी स्पेशलिटी है। उसके बाद कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जिसके अंदर एक ही राज्य, एक ही जिले के अंदर दो दो तीन तीन तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं। एक ही राज्य के विभिन्न जिलों में भी भाषाओं के अंतर देखे जाते हैं। यह भाषा के लोगों की संस्कृति और सभ्यता के आधार पर भी निर्भर करता है, वो वहाँ के, सॉरी, ठीक है। तो अब मैं इसका क्या मतलब है, जो मैंने आपको अभी बताया था जस्ट, कि कई विभिन्न विभिन्न जिलों में भी ऐसा होता है कि एक ही जिले में भाषाओं का अंतर पाया जाता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है भाषाओं का अंतर? उनकी सभ्यता और संस्कृति की वजह से। आप यूपी में जाएंगे तो यूपी का एक एरिया ऐसा पड़ता है जहाँ पे बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। हिंदी इन द सेंस कि उसमें इंग्लिश का भी यूज़ किया जाता है और हिंदी भी बोली जाती है, और बहुत मॉडर्न तरीके से बोली जाती है। वहीं पे आप यूपी के कुछ एरियाज़ में जाएंगे तो बिल्कुल देहाती हिंदी बोली जाती है, ठीक है। कहीं पे जाएंगे तो ब्रिज भाषा थोड़ी सी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। तो एक यूपी के अंदर ही देखिए कितने तरीके की भाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी पढ़ी है। उसके बाद लिखा हुआ है, भारत के संविधान में हिंदी भाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और इसलिए यहाँ की राष्ट्रभाषा के रूप में इसकी पहचान भी है। हिंदी को ऑलमोस्ट हर जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि ये हमारी एक मातृभाषा है और इसको राष्ट्रभाषा के रूप में भी देखा जाता है। यह भाषा देवनागरी लिपि में है। लिपि जो इसकी है वो देवनागरी है, आप लोग जानते ही हैं, और इसके अधिकतर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं एवं इसकी व्याकरण भी संस्कृत से ही प्रेरित है। हिंदी भाषा आप देखेंगे तो मतलब ऑलमोस्ट संस्कृत की तरह ही होती है। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे मैंने राजभाषा के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया भी था कि जो हिंदी है उसको संस्कृत की बेटी कहा जाता है। पूरी दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी चौथे स्थान पर बोली जाने वाली भाषा है। यानी कि पूरे की पूरे अगर देखेंगे कि इतनी पूरी दुनिया में इतनी भाषाएं बोली जा रही हैं, तो उसमें से सबसे जो फोर्थ जगह पे जो आती है, इसका फोर्थ वहाँ पे लेवल है कि सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है पूरे के पूरे विश्व में। जब भारत को आज़ादी मिली उस वक्त यहाँ पर कई भाषाएं बोली गईं, और इसको कोई खास दर्जा नहीं मिला था। इसलिए यह निर्णय ले गया गया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा। जिस वक्त आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और आज़ादी मिली, उस टाइम पे किसी भी ऐसी कोई भाषा नहीं थी जिसको बहुत ज़्यादा दर्जा दिया गया हो। हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, गुजराती, काफ़ी सारी भाषाएं, उनमें से किसी को भी ऐसा कोई खास दर्जा नहीं दिया गया था। उस टाइम पे निर्णय लिया गया था कि जो हिंदी है हम उसको राष्ट्रभाषा बनाएंगे। अब इसको क्यों नहीं बनाया गया एंड में इसको राष्ट्रभाषा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व।
भाषाओं की बहुलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि अगर हम देखेंगे ना तो 22 से बहुत ज़्यादा भाषाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ 22 ही नहीं है। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है और बंगला भाषा दूसरे स्थान पर विराजमान है। यानी कि फर्स्ट अगर हम देखेंगे तो सब फर्स्टली जो बोली जाती है वो हिंदी भाषा बोली जाती है और सेकेंडली बोली जाती है बंगला भाषा। इसी तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी इत्यादि भाषाएं बोले जाने वालों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। भाषाओं की बहुलता के कारण भाषी वर्चस्व की राजनीति ने भाषावाद का रूप धारण कर लिया है। अगर आप देखेंगे, अगर आप राजनीति से थोड़े बहुत परिचित होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि धर्म और एक भाषा, ये दो ऐसी चीज़ है ना जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जाती है। जहाँ पे बात आ जाती है केंद्रीय स्तर पर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है पक्ष, वो लिया जाता है धर्म का। और जब क्षेत्रीय इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे भाषावादी बहुत ज़्यादा उभर कर आती है कि हाँ, ये हमारी जैसी भाषा बोलते हैं तो हम इसी को वोट देंगे, इसको हमारी भाषा नहीं आती हम उसको वोट नहीं देंगे। वहीं जब केंद्रीय स्तर पर हमारी वोटिंग चल रही होती है उस टाइम पे देखा जाता है कि ये हमारे धर्म का, हम इसको वोट देंगे। या ये भी देखते हैं कि कोई हिंदू है तो वो इस पार्टी को ज़्यादा वोट देगा, मुसलमान है उस पार्टी को वोट ज़्यादा देगा। तो एक धर्म और एक भाषा, दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे राजनीति में उसका बहुत इम्पोर्टेंस देखी जाती है। उसी तरीके से भाषा राजनीति में भी एक बहुत पक्का वाला मोहरा है। इसी भाषावाद की लड़ाई में हिंदी को हानि उठानी पड़ी है और स्वार्थी राजनीतिज्ञ इसका वास्तविक सम्मान दिए जाने का विरोध करते हैं। इन सब चीज़ों की जो धर्म और भाषा को लेकर राजनीति खेली जाती है उस वजह से क्या हुआ है ना, हिंदी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। क्यों? क्योंकि आपने देखा भी होगा अपनी नॉर्मल सोसाइटी में भी कि जो बंदा हिंदी बोलता है, हिंदी पढ़ना जानता है, हिंदी लिखना जानता है, उसको ये लोग सोचते हैं ना बाकी सारे कि उसको इंग्लिश नहीं आती तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। और एक वर्ड यूज़ होने लगा है ना, गँवार है ये, इसको तो हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती। तो ये क्या होता है, स्वार्थ होता है। और जो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिक्स में हैं, वो हिंदी को ना उनका वास्तविक अधिकार नहीं दिलाते हैं, वो बाकी भाषाओं का पक्ष लेते हैं, जिस वजह से हिंदी को काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ी है। देश की अन्य भाषाओं के बदले हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का मुख्य कारण यह है कि ये भारत के सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के साथ साथ देश में एकमात्र संपर्क भाषा भी है। अब देखिए, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। इसमें हमने ये लिखा है कि जो राजभाषा है, हिंदी को हमने राजभाषा बनाया, ठीक है। इंग्लिश भी राजभाषा और हिंदी भी राजभाषा है, तो हमने हिंदी को स्पेशली राजभाषा क्यों बनाया? क्योंकि आप देखिए, आप कहीं पे भी जाएंगे ना इंडिया के किसी भी कोने पे, चाहे उन लोगों को हिंदी बोलनी आती हो या ना आती हो, लेकिन वो आपकी टूटी फूटी हिंदी वो बोल भी लेंगे और वो समझ भी लेंगे हिंदी को। तो ये एक संपर्क भाषा के रूप में भी यूज़ होता है। ब्रिटिश काल में पूरे देश में राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग होता था। अगर आप देखेंगे, जब आज़ादी नहीं हमें मिली थी, ठीक है, आज़ादी से पूर्व जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे चल रहा था, तब पूरे के पूरे देश में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता था ऑफिसेज में। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार थी उनको तो सिर्फ इंग्लिश आती थी। ऐसे बहुत कम ब्रिटिश शासक थे जिनको हिंदी भी थोड़ी बहुत आती थी, बट ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ किया जाता था इंग्लिश का। अब हम यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रभाषा हिंदी के समक्ष चुनौतियाँ। यानी कि जब हमने राष्ट्रभाषा हिंदी बनाई तो उसके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी हमें फेस करनी पड़ी। आजकल पूरे भारत में सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी एवं इंग्लिश के मिश्रित रूप हिंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। ये जो हिंग्लिश है, इससे तो आप लोग वैसे ही बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आज जो जो जनरेशन है वो इंग्लिश का ही इस्तेमाल करती है। उसमें क्या होता है, हम लिखते तो इंग्लिश में हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हम यूज़ करते हैं वो तो इंग्लिश के होते हैं, बट हमने लिखी क्या होती है, हिंदी लिखी होती है, जो हम अपने व्हाट्सएप लैंग्वेज भी जिसको हम बोलते हैं। तो उसमें ना तो हिंदी बचती है ना वो इंग्लिश बचती है, वो हिंग्लिश हो जाती है। एक अलग ही फॉर्म वहाँ पे उभर के आता है जो कि हिंदी को कहीं ना कहीं दबाता है। वहाँ पे इंग्लिश के बहाने हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है।
सॉरी, इंग्लिश के बहाने इंग्लिश बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है यहाँ पे, हिंदी बोलने वालों की नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसी भी जनरेशन में, आज की जनरेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलने को, इंग्लिश लिखने को बोला जाए ना, तो वो बड़ी स्पीड में लिख देंगे विदाउट एनी मिस्टेक। लेकिन जहाँ पे बात आती है हिंदी लिखने की, वहाँ कहीं उनको कुछ लिखना नहीं आएगा, कहीं पे मात्रा की मिस्टेक हो जाएगी, तो वो चीज़ होती ही होती है। तो इससे भी हिंदी को काफ़ी ज़्यादा हानि उठानी पड़ रही है। भाषा संस्कृति की संरक्षण एवं वाहक होती है, ये बात तो सच्चाई है। जहाँ जो भाषा होती है वो हमारी एक संस्कृति की प्रतीक होती है और संरक्षक भी होती है। भाषा की गरिमा नष्ट होने से उस स्थान की सभ्यता और संस्कृति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे भारत की भाषा पे कोई इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि हमारी भारत की जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है, अंग्रेज़ भी जानते हैं कि यहाँ पे हिंदी का यूज़ होता है, बट जो आज की जनरेशन है वो इंग्लिश का यूज़ कर रही है, इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रही है, जिस वजह से यहाँ की जो सभ्यता है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सभ्यता और संस्कृति जो है हमारी इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है वेस्टर्न कल्चर से। तो रीज़न भी यही है, क्योंकि हमारी जो खुद की सभ्यता संस्कृति है ना, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हिंदी को तकनीकी भाषा के रूप में प्रयोग करने में कठिनाई होती है। अब ये चीज़ तो 100% ठीक है कि जब हम हिंदी का यूज़ तकनीकी भाषा के रूप में करते हैं तो उसके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, जो प्रोनाउंस करना, उनको याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब हम तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते हैं उस टाइम पे। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भावनाओं का असर। अब देखिए, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करना चाहती थी। अब इसको मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, सुनिए आप। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की भावनाओं का असर। अब देखिए, अगर एक लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, ये हमारी ऑलमोस्ट इंडिया में बोली जाती है, सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा ये है। बट आप तो ये भी जानते हैं कि जो इंडिया है उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं पे गुजराती बोली जाती है, कहीं पे राजस्थानी बोली जाती है, कहीं पे मलयालम, कहीं पे तेलुगु। तो जब हम हिंदी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तो जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, जैसे कि जो राजस्थानी, प्योर राजस्थानी बोलते हैं, उनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, जो गुजराती बोलते हैं उनकी मदर टंग गुजराती है, हिंदी नहीं है, जो साउथ के लोग हैं उनकी मदर टंग तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ ये है, उनको हिंदी बोलने में दिक्कत आती है। तो जब हम हिंदी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना कि राष्ट्रभाषा बनाएंगे, तब उन जो ऐसे लोग हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो हिंदी को नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाते, नहीं लिख पाते, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। उनको ये लगता है कि हमें समाज से हाशिया करने की कोशिश की जा रही है, हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, जिससे उनकी भावनाओं पर असर पड़ता है। ठीक है, ये बात आप समझ भी गए होंगे। जब हमें आज़ादी मिली थी ना, उस टाइम पे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था। जो वो थे महात्मा गांधी जी थे, वो ये चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, राजभाषा बनाया जाए, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मेन लैंग्वेज होगी हमारे राष्ट्र में वो हिंदी हो। तब जो साउथ इंडियन लोग थे उन लोगों ने ये बोला था कि अगर आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया तो हम, यानी कि जो साउथ इंडियन पीपल्स हैं, वो अपना एक अलग राष्ट्र मांग करेंगे। जिस तरीके से धर्म के आधार पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसी तरीके से भाषाई आधार पर साउथ इंडिया का अलग से विभाजन होने की बात चल रही थी। फिर इन्हीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हाँ, अगर हमने हिंदी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, राष्ट्रभाषा बनाई, तो ये एक तरीके से थोपने वाली चीज़ हो जाएगी कि हम अपनी भाषा को साउथ इंडियन लोगों पे थोप रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनके साथ। तो इससे हमारी जो भारत की अखंडता है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। इस वजह से ऐसा नहीं किया गया और हिंदी को संपर्क भाषा और राजभाषा बनाया गया। लेकिन कहीं कहीं पे लोग ये भी चाहते हैं कि उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए और हिंदी को पहचाना भी राष्ट्रभाषा के रूप में जाता है। मीडिया और फिल्मों द्वारा प्रोत्साहित। अब देखिए, हिंदी जो है ना, वो मीडिया और फिल्मों द्वारा बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं होती है। भले चाहे हम, आपने देखा होगा बॉलीवुड है, ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पे हम थोड़ी बहुत इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टेलीग्राम देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे हम इंग्लिश का यूज़ करें, इंग्लिश का यूज़ करें, बट आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो वहाँ पे प्योर हिंदी का यूज़ करते हैं। और जो हमारी फिल्में होती हैं वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, और जो उनका जो वो इंग्लिश बोल रहे हैं वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखने में, तो हम उससे भी प्रभावित होते हैं। तो जो मीडिया है और जो फिल्मी दुनिया है ना, उसके द्वारा हिंदी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अगर हम सोशल मीडिया पे हिंदी में कुछ लिख के डाल रहे हैं ना, तो देखने वाले को लगेगा इसको तो इंग्लिश आती नहीं होगी, इस वजह से इसने हिंदी में लिख के डाल दी, और ये बहुत अनकंफर्टेबल भी लगता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हिंदी को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है इन चीज़ों के द्वारा।
अब हम यहाँ पे देख लेंगे हमारी राष्ट्रभाषा की विशेषता, यानी हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसकी क्या क्या विशेषता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी विषय संस्कृत की बेटी कही जाती है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि हिंदी को जो है वो संस्कृत की बेटी कहा जाता है, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। संस्कृत को ही मॉडिफाई करके हिंदी बनाया गया था। हिंदी भाषा समझना लिखने के लिए बहुत ही आसान है और हिंदी व्याकरण के सभी नियमों को सिर्फ एक पन्ने पर ही लिखा जा सकता है, यानी कि इतनी ज़्यादा आसान है कि इसके लिए रट्टाफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के समय में हिंदी भाषा के बहुत सारे अनगिनत विदेशी शब्द भी शामिल हो गए हैं। शुद्ध हिंदी भाषा हर किसी को नहीं आती है। अब देखिए, जो हम लोग भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हिंदी बोलते हैं वो तो हिंदी नहीं होती है। हम बहुत सारे वर्ड्स उसमें इंग्लिश के यूज़ करते हैं। जो प्योर हिंदी होती है वो आजकल बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आती होती है। वो किसको आती है? जो हिंदी के टीचर्स होते हैं, जो हिंदी के प्रोफेसर्स होते हैं, वही शुद्ध हिंदी को ज़्यादातर जानते हैं। या फिर ऐसे कोई महान विद्वान होते हैं जो हिंदी विषय में ज़्यादा अपनी रुचि रखते हैं, वही जानते हैं। अदरवाइज़ जो हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और भी फील्ड के जो लोग हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं, और उसके अलावा वो इंग्लिश का उपयोग करते हैं। ना तो प्रॉपर हिंदी बोलते हैं, ना ही वो प्रॉपर इंग्लिश बोलते हैं। हमारी भाषा हिंदी का एक विषय विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाया जाता है और यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का सब्जेक्ट भी विद्यार्थियों के लिए मौजूद है, जो हमारे देश की एकता को बनाए रखता है। अब देखिए, हम हिंदी को क्यों इतने अच्छे से जानते हैं? क्योंकि हमारे स्कूल में भी एक हिंदी नाम का विषय था। हम सब स्कूल में पढ़े, हमने हिंदी ज़रूर पढ़ी और ज़्यादातर बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है ये। उसी के अलावा हम यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पर पढ़ रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में भी हर सेमेस्टर में एक न एक हिंदी का सब्जेक्ट ज़रूर दिया जाता है, जो कि हमें याद दिलाए रखता है कि हाँ, हमारी एक भाषा हिंदी भी है, हमें वो भी पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं घुसे रहना। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाती है। पुरानी हिंदी भाषा में संस्कृत और देवनागरी लिपि का लक्ष्य मिश्रण देखने को भी मिलता है। जो हम पुराने टाइम की हिंदी को देखेंगे ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है। उसमें संस्कृत के वर्ड्स होते हैं, देवनागरी लिपि जो होती है उसका मिश्रण होता है वो सारा। तो वो इतने अच्छे से नहीं समझ में आती, बट जो उस सब्जेक्ट में जो बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं उन्हीं को समझ में आएगी। अब हमें ये देख लेना है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा कब मिला। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो उसके करीबन 2 साल बाद 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रभाषा की घोषणा को लेके एक सभा का गठन किया गया, और जिसमें इस बात का निर्णय लेने का प्रयास किया गया कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा किस भाषा को चुना जाएगा। उस सभा में वहां पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था। इसलिए आज के समय में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने राजभाषा के बारे में बताई उसमें भी बताया था। 14 सितंबर 1950 को संविधान सभा ने एक ऐसे सभा का गठन किया था जिसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि राष्ट्रभाषा किससे मनाया जाएगा, और उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी वो हिंदी को दी गई थी। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखा जाता है। राष्ट्रभाषा को राष्ट्रभाषा का क्या महत्व है? अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसका महत्व क्या है। देश में राष्ट्रभाषा का प्रयोग करना देश की एकता का प्रतीक है। अब ये तो बात सच्चाई है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो वो हमारे देश की एकता को समर्पित होगा। देश की एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग बेहद ज़रूरी है। हर व्यक्ति को राष्ट्रभाषा बोलना और समझना आना चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर किसी, अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हिंदी को बोल सके, पढ़ सके, समझ सके। हिंदी भाषा का प्रयोग करना आपके बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने बच्चों को हिंदी भाषा का ज्ञान मुख्य रूप से देना चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदी भाषा का प्रयोग करके आप भविष्य में राष्ट्रभाषा के महत्व को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। आज के टाइम पे जो पेरेंट्स भी है ना, वो ये चाहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हमारा बच्चा इंग्लिश बोले। अगर किसी का बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो पेरेंट्स ये बोले, देख वो तो इंग्लिश बोल रहा है, तेरे को तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंट हिंदी है उतनी ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश भी है हमारे लिए। तो अगर हम इंग्लिश को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इंग्लिश को हम सोच रहे हैं बहुत हाई स्टैंडर्ड चीज़ हो जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें हिंदी आती है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी हिंदी नहीं आती, तो इस हिसाब से तो उनको भी शर्म आनी चाहिए। बट हमें फिर भी इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। जिस तरीके से हम इंग्लिश को महत्व देते हैं उसी तरीके से हमें हिंदी को भी महत्व देना चाहिए।
अब जब हमने अपने पेपर में इतना कुछ लिख दिया, एक एक पॉइंट को इतना एक्सप्लेन कर दिया, तो निष्कर्ष लिखना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेपर में तो 1 नंबर निष्कर्ष का भी मिलता है। सारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए हमें हिंदी को महत्व को समझना होगा। हिंदी पहले राष्ट्रभाषा थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। हिंदी को समृद्ध करना, इसका उपयोग बढ़ाना और इसे सम्मान देना और दिलाना, यह प्रत्येक भारतीय का पहला कर्तव्य है। यानी कि हिंदी को इम्पोर्टेंस देना हमारे भारत के नागरिकों के लिए एक महान कर्तव्य और सबसे पहला कर्तव्य है कि हम हिंदी को बोलें, हिंदी को समझें, हिंदी का विकास करें। अगर आप चाहते हो कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी का अतीत शानदार हो, भविष्य भी विभ्य के साथ जानदार हो, तो हमें वर्तमान के हर क्षण का उपयोग हिंदी को संवारने के लिए और इसकी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अंदर का मटेरियल क्या लिखते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बट जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है ना, वो आपको बहुत ही अच्छे वर्ड यूज़ करके लिखना चाहिए। उसके बाद जो निष्कर्ष होता है वो भी आपको बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि ये इम्प्रेशन पड़ता है बहुत अच्छा टीचर्स पे। तो ये जो मैंने लिखा है था सारा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये भी कवर हो जाता है। हमने अभी तक कवर कर लिया है अपना राष्ट्रभाषा और राजभाषा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संपर्क भाषा के बारे में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी सजेशन है आपके पास कि मुझे इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहिए, तो आप मुझे उस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।